गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारे इस बायो वर्ल्ड चैनल को। ये हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सभी उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th की तैयारी कर रहे हैं और या फिर किसी भी नीट या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए किसी भी आप चाहे फील्ड की तैयारी कर रहे हो, हमारे इस चैनल पर 2 से 4 दिन बाद आप लोगों को हर एग्जाम की रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और भी जीएस जीके ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अभी थोड़ा व्यस्त होने की वजह से इन सारी क्लासों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये 12th की क्लास की बायोलॉजी चल रही है और यह क्लास किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए। यह आपकी एक लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने वृषण के बारे में पढ़ा था, डायग्राम बनाने के लिए रह गया था, उनके सभी जितने भी पार्ट थे सभी विषयों पर करी थी चर्चा। लेकिन आज उन्हीं बिंदु पर जो भी पार्ट वृषण के बताए थे मैंने, सभी सहायक नलिकाओं के बारे में जो पढ़ाया था उन्हीं के कार्यों के बारे में भी करेंगे चर्चा और डायग्राम भी समझेंगे कि क्या होता है डायग्राम। उस दिन तो मैंने जो जनन तंत्र बनाया था, नर जनन तंत्र भाग, तब बस ऊपरी संरचना बना दी थी। केवल आज वृषण के जो भाग हैं उन पर करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वृषण। वृषण, ठीक है, क्या डालेंगे? वृषण। देखिए, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी बताया था इस चैप्टर के जितने भी मैं डायग्राम बनवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की नजर से। जो मेडिकल के छात्र हैं वो इस बात पर ध्यान ना दें, डायग्राम पर ध्यान ना दें, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन ऑप्शनल पूछे जाते हैं तो डायग्राम का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी डायग्राम के मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा उस पर आप जरूर ध्यान दें। इनके जो नलिकाएं, सहायक नलिकाएं होंगी, उनके क्या होते हैं कार्य, ये जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी में आप बढ़िया तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम जो डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर सिर्फ इसके जो भाग हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद अगली स्लाइड पर हम आप लोगों को इन नालिकाओं के कार्यों के बारे में बता देंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से बढ़िया करके बनना चाहिए। देखिए, इसको ये नीचे वाली जो नली आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं शुक्रजनक नलिका। क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका। अब जैसे कि मैंने लिख दिया शुक्रजनक नलिका, यह क्या हो गया? वृषण का भाग हो गया। सबसे पहली नली या जो नलिका जो है वो यही होती है। ठीक है, यही होती है। इसका क्या है कार्य? ठीक है, और आगे भी जो मैं बिंदु इसमें लिखाऊंगा, जो पॉइंट लिखाऊंगा उसके भी जो क्या है कार्य, वो सभी एक अगली स्लाइड पर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर इनके बिंदु पर ध्यान देंगे। ये जो यहाँ पर नली खत्म होती दिखाई दे रही है और यहाँ से देख रहे हैं आप एक नली नई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो नली खत्म होती है इसको कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टी। ओके, क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलाई रेक्टी। ट्यूब्यूलाई रेक्टी। और यह जो देख रहे हैं आप, यह संरचना, इसको कहते हैं वृषण जालिका। यहाँ पर लिखिए, एक सेकंड, यहाँ पर लिख लीजिए वृषण जालिका। वृषण जालिका। वृषण जालिका। कम से कम अपने जो बॉडी में जितने ऑर्गन्स है, कम से कम अपनी बॉडी की तो प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जब 12th में आपके पास बायोलॉजी है तभी आप पढ़ सकते हैं, वैसे भी नॉर्मली आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में वही पढ़ा रहे हैं जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है बस उनके बारे में थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। जो जननांग है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह है,
बस उसी को इस चैप्टर में बताया गया है। तो ऐसी जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यह मैंने बताया शुक्र जनक नलिका, यह बताया ट्यूब्यूलाइरेक्टी, और यह बताया मैंने वृषण जालिका। अब देखिए सबसे पहली जो कहानी है शुक्राणु को बनने की कहानी वो यहीं से शुरू होती है। यह जो लास्ट वाली नली आप देख रहे हैं वृषण में, शुक्र जनक नलिका जिसे कहते हैं, स्पर्म यहीं पर बनता है। स्पर्म कहाँ बनता है? यह ऑप्शन के रूप में चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए जिसमें बायोलॉजी आती है, तो यह क्वेश्चन आने की इस टॉपिक से पूर्णतः संभावना है, पूर्णतः संभावना है। जितनी भी वृषण में जो भी सहायक नलिकाएं होती हैं उनसे अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहीं से बनेगा कि यह जो नलिकाएं एक एक करके जो दी गई हैं उनके कार्य बताइए क्या है, क्या है उनके कार्य। ठीक है, अब देखिए यह जो नली आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह जो नली दिखाई दे रही है, यहां से कुछ फिर इस प्रकार से भी संरचनाएं नली वगैरह निकली रहती है, इस प्रकार से नली निकली रहती है और इसको हम कहते हैं शुक्र वाहिका। शुक्र नीचे लिखिए थोड़ा, देखिए यहां पर लिख लीजिए शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका क्या कहते हैं इसको? शुक्र वाहिका। अब यहीं से एक और संरचना निकली रहती है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से भी संरचना जो है निकली रहती है। यह नली जो ऊपर जाती हुई दिख रही है, अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है। और यह वृषण का हो गया कोश, क्या हो गया? वृषण का कोश, ठीक है। देखिए ये क्या बन गया हमारा वृषण, ठीक है। डायग्राम मेरा उतना बेहतर ढंग से नहीं बन पाया लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका, ठीक बात। अब यह जो संरचना जस्ट लाइक मैगी, ये मैगी जैसी जो संरचना आपको दिख रही है ये क्या है? नली है और इसको हम कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण, अधिवृषण। और यह जो ऊपर की ओर में नली जाती है दिखाई दे रही है इसको कहते हैं शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका, ठीक है। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका। यहां पर शुक्र वाहिका की जगह आप शुक्र वाहिनी कर लेंगे, शुक्र वाहिनी, इसको शुक्र वाहिनी कहते हैं, उसको कहते हैं शुक्र वाहिका, ठीक है। शुक्र वाहिका और शुक्र वाहिनी में अंतर याद रखना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए हमारा जो डायग्राम है वो बन के तैयार है वृषण का, ठीक है। यानी कि अगर एग्जाम पूछा जाता है तो हमने 3 नंबर आपके लिख दिए हैं, ठीक ढंग से चल रही है, ठीक है। 3 नंबर का यह सिस्टम बना दिया मैंने। अगर आपका अगर बोर्ड में आता है तो ये 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता। चलिए ये चीज होंगी। अब देखिए जो भी मैंने भाग बताए हैं, शुक्र वाहिका, शुक्र जनक नलिका, ट्यूब्यूल रेक्टाई, वृषण जालिका, शुक्र वाहिनी, अधिवृषण, शुक्र वाहिका, ये सारी जो चीजें बताई हैं, अब ये बता तो दी हैं, जस्ट लाइक आपको पता लग गया कि ये हमारे वृषण का ही भाग है। इनमें जो वृषण के अंदर जो नली वगैरह निकली होती है गुच्छेदार ऐसे, जस्ट लाइक मैगी, यू नो। तो ये सारी चीजें हमने बता दी। अब आपको यह पता होना चाहिए बोर्ड में, तो बोर्ड ये पूछेगा, ये थोड़ी ना पूछेगा कि मतलब ये आपने बना दिया काम खत्म। पहले तो वो चित्र बनवाएगा, ये वाला डायग्राम बनवाएगा, उसके बाद कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। चित्र, नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से पूछेगा बोर्ड में कि वृषण का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे यह पूछता है वृषण का नामांकित चित्र बनाइए तो आप यह वाला बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे इनके एक एक बिंदु पर चर्चा करेगा कि इनके कार्य क्या हैं, तब क्या बनाओगे? तब जो है इसके जो है कार्य लिखोगे, ठीक है। अब इस स्लाइड का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हो जाता हूं साइड, उसके बाद हम बताएंगे इसके क्या होते हैं कार्य। देखो देखिए अब हम पढ़ेंगे सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक
नलिकाएं। देखिए सहायक नलिकाएं क्या थी, अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है एक एक बिंदु जो एक्सप्लेन किया है वही है, सारी नलिकाएं हैं वही सारी, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे अपन लोग, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा शुक्रजनक नलिका क्या थी, सबसे पहले नंबर पॉइंट डालते हुए लिखेंगे बेटा, देखो लिख रहा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा शुक्र जनक नलिका। क्या है हमारा शुक्रजनक नलिका, आप लोगों को देखने के लिए मिली थी शुक्रजनक नलिका। तो देखिए इसका क्या होता है कार्य। शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका में ही शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। कहां पर बनते हैं शुक्राणु, शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, शुक्राणु जनन नलिका में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बार बार चीख चीख कर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें पता है ये बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा। अगर बोर्ड नहीं पूछता है तो वो नीट वाले राक्षस बैठे ऊपर वो पूछ लेंगे, लेकिन यहां से पूछा जरूर जाएगा। इस बार नीट के एग्जाम में इतना टफ पेपर दिया है बच्चों को कि बच्चों तक क्या टीचर तक की फिल्टर फट गए, नहीं समझ में आया पेपर ये कहां से लाके रख दिया, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी को इस लेवल तक लेके चलो कि एक एक बिंदु हमें एक एक टॉपिक पर अपनी कड़ी नजर रखनी होगी, तब जाकर कहीं हम पेपर एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं, वरना तो तुम्हें पता है कहानी बहुत खराब है बेटा इस नीट की। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ट्यूब्यूल रेक्टाई। ट्यूब्यूल रेक्टाई इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। देखिए यह जो ट्यूब्यूल रेक्टाई मैंने लिखा हुआ है, यह एनसीईआरटी की जो किताब है, अभी से बता दे रहे, फिर कोई ये कहां से लाके पढ़ा दिया, अभी से बता दे रहे, यह जो मैंने वर्ड लिखा है ट्यूब्यूल रेक्टाई, यह आपको एनसीईआरटी की किताब में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी किताब में नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो नली है मैं बता रहा हूं ना, मैं वहां तक का पढ़ा रहा हूं जो किताब में दिया तक नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है नीट की गहराई, नीट की गहराई मुझे पता है, इसलिए हम बहुत ही डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए ट्यूब्यूल रेक्टाई लिखेंगे, इस नलिका का कार्य शुक्राणुओं को वृषण जालिका में पहुंचाना होता है। देखिए ये जो ट्यूब्यूल रेक्टाई होता है, यह क्या करता है कि बच्चा यह स्पर्म पहले बनने देता है कहां पे, शुक्रजनक नलिका में। जैसे ही बन के तैयार हुए आगे की तरफ सप्लाई कर देता कहां पे, वृषण वृषण जालिका में। कहां पे सप्लाई कर देता है, वृषण जालिका में। अब वृषण जालिका क्या करती है, एक एक पॉइंट के कार्य भी बताऊंगा, जितने भी मैंने पॉइंट लिखाए हैं आपके सारे बिंदुओं पर करेंगे चर्चा, एक एक बिंदु की हम डिटेल में बात करेंगे और सभी के कार्य बताएंगे कि क्या होता है कार्य। नंबर 3 डालेंगे वृषण जालिका, वृषण जालिका। जब तक बेटा स्कूल खुलेंगे तब तक आप मास्टर को भी पढ़ा के तैयार कर दोगे, ठीक है। इस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि मास्टर को भी आप पढ़ा दोगे जाके जुलाई में, ठीक है। समझते रहिए, एक एक पॉइंट डिटेल में चलेगा आज। देखिए वृषण जालिका का कार्य, वृषण जालिका शुक्राणुओं को
शुक्राणुओं को संग्रहित करती है। क्या करती है? संग्रहित। मतलब संग्रहित का मतलब देखिए एनसीईआरटी में ऐसे लोड़ापंथी वाले ये वर्ड दे दिए जाते हैं, जैसे कि संग्रहित हो गया, पोषण हो गया। सीधा सीधा नहीं बताएंगे। पोषण मतलब भोजन, संग्रहित मतलब स्टोर करते हैं, रखते हैं उसके पास। ये क्या बदतमीजी, बच्चों को परेशान करने वाला। देखिए संग्रहित करते हैं मतलब क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। शुक्राणुओं को वृषण जालिका क्या करती है? स्टोर करके रखती है। ठीक है, स्टोर करती है, करती है। 4 नंबर देखिए, समझ में आ गया? क्या करती है? थोड़े समय के लिए रखती है, ज्यादा समय के लिए नहीं रखती है। ठीक है, क्या करती है? यह जो वृषण जो होता है, वृषण की जो नलिका होती है, जालिका, यह स्टोर करती है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा क्या था? चौथा पॉइंट हमारा था शुक्रवाहिनी। क्या था हमारा? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। अब देखिए जनाब, शुक्रवाहिनी क्या करती है? यहां तक ही जितना कार्य सिस्टम जो भी था यहीं तक था, उसके बाद में ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें पढ़ाने के लिए। देखिए फिर भी बताना तो पड़ेगा। देखिए शुक्रवाहिनी जो होती है, शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं शुक्राणुओं को अधिवृषण तक, अधिवृषण तक पहुंचाती है। अधिवृषण तक पहुंचा देगी। अभी देखिए हम बता रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है जो भी जब जनन होता है, मेल एंड फीमेल्स का जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होता है, तो जब मैथुन के दौरान वजाइना में जब ये जो स्पर्म एंटर करता है, आपको पता है कि जो शुक्राणु होता है ये गतिमान कब होता है? अगर आपको सिर्फ कोई भी गाड़ी या कार दे दी जाए बिना फ्यूल के तो नहीं चला पाओगे। बस जैसा बिल्कुल जस्ट ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर अभी स्पर्म का है, अभी बिल्कुल धक्के से चल रहा है, अभी इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। तो अब जब यह अधिवृषण में जाएगा तब इसको कैल्शियम मिलेगा, तब यह अपनी तरीके से ही गति करेगा। स्पर्म कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए स्पर्म बेटा होता है कुछ इस प्रकार से, यह जो पूंछ होती है यह बेटा चलाती है इसको। ठीक है, अभी ज्यादा मत पढ़ो, तुम्हारे कब्जे का वैसे ही है। ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। अभी यहीं पर देखिए ये बता दिया। अब देखिए 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण क्या करता है? यह शुक्राणु को, यह शुक्राणुओं को कैल्शियम देता है। क्या देता है? कैल्शियम देता है। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca से। अगर थोड़ी भी केमिस्ट्री की सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कैल्शियम किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca से। ठीक है, कैल्शियम देता है जिससे वह गतिमान होता है, गतिमान होता है। देखिए आपको पता है जब निषेचन होता है तो अंडाणु जो है बाहर निकल के आ जाता है अंडाशय से। कहां से निकल के आ जाता है? अंडाशय से। और वहीं पर आके अंडाशय से बाहर एक नलिका होती है, वहां पर रुक जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है, कोई भी आगे बढ़ने के लिए कोई भी सिस्टम कुछ नहीं होता है चलने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है? स्पर्म को ही जाना पड़ता है। अब देखिए स्पर्म को कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। सबसे पहले शुक्रजनक नलिका में बनता है, फिर ट्यूब्यूल रेक्टा आगे बढ़ाती है, फिर जब वृषण जालिका में पहुंचता है, वृषण जालिका के बाद वह शुक्रवाहिनी में पहुंचता है, शुक्रवाहिनी के बाद वह अधिवृषण में जाता है, अधिवृषण के बाद वह शुक्रवाहिका में जाता है, शुक्रवाहिका के बाद मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकलता है, फिर वजाइना में एंटर करता है, फिर गर्भाशय से होता हुआ सीधा पहुंचता है अंडाशय के पास, तब जाकर कहीं शुक्राणु अंडाणुओं का होता है मिलन। ठीक है, अब देखिए 5वां हो गया। अब हमारा छठा पॉइंट देखिए, अधिवृषण। बेटा मुन्ना दिख नहीं रहा होगा शायद, तो ये स्लाइड करते हैं,
खत्म। तो अगली स्लाइड देखेंगे हम, अगली स्लाइड पर देखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, अधिवृषण तक पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अधिवृषण में 3 भाग होते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लिया तो काफी है, वो ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे फिर आप जब आगे एमएससी बीएमएससी नोडल एससी जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। चलिए ठीक, छठा पॉइंट देखिए डायरेक्ट छठा। चलो छठा पॉइंट क्या है हमारा, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका बेटा ये समझ लेना, जो पढ़ाई है बस इंटर तक ही है, उसके बाद बीएससी तो ऐसा समझ लीजिए कि सरकार आपके हाथ में खिलौना पका देगी और बजाते रहो 3 साल तक आराम से, कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये बताइए हमें, बैचलर डिग्री करने के बाद कौन सी संस्था है जो आपको नौकरी दे रही है? कुछ नहीं, ये सिर्फ युवा को फंसाया जा रहा है और समझ नहीं पा रहा है युवा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ सिस्टम है पढ़ाई का, जो कुछ भी आगे आपको करना है, सिर्फ यह रास्ता है जो आपको मंजिल की ओर लेके जाएगा। यह रास्ता है सिर्फ 12th, फर्स्ट ईयर और 12th। चाहे आप कितने बड़े से बड़े एग्जाम की कर लो तैयारी, कितने ही बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो, यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है, सबसे बड़ा एग्जाम इसमें मेडिकल क्षेत्र में नीट ही होता है। नीट ही होता है ना। अगर आप छोड़ लीजिए बायो स्ट्रीम से आप कर लीजिए 12th, उसके बाद आप कर लीजिए बीएससी वगैरह कर लीजिए, फिर आप ये बताइए बीएससी करने के बाद कौन सी आपको नौकरी मिलेगी? तो बेहतर यही रहेगा कि 3 साल अपनी बर्बाद ना करें और सिर्फ अपनी एंट्रेंस की करें तैयारी, बढ़िया करके तैयारी करके एक सीट हासिल करें गवर्नमेंट जॉब, चाहे फिर आपको कोई सीट मिले, चाहे एमबीबीएस मिले या ना मिले, एमबीबीएस बीएएमएस बीडीएस बहुत सी ऐसी सीटें मिलती हैं जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकती है। तो बेटा मेरा यही मानना है कि अब आप 3 साल बर्बाद ना करें। हाँ साइड बाय साइड आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेकिन फोकस आपका 100%, 99.99% भी नहीं होना चाहिए, 100% आपका फोकस इसी सिलेबस पर होना चाहिए। यही बेटा आपको हर चीज दिलाएगा, जितने भी आपको, जो भी आपके सपने हैं यहीं से गुजर के जाएंगे, यही है वो मंजिल का रास्ता जो आपके सपनों तक पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए, शुक्र वाहिनी और शुक्र वाहिका, इन दोनों का अंतर पता लग गया? दिख नहीं रहा? हाँ, शुक्र वाहिनी और शुक्र वाहिका का अंतर पता लग गया। शुक्र वाहिनी क्या करती थी, शुक्राणु जब आते थे तो उनको अभी शुक्राणु जब शुक्र वाहिनी में आते हैं तो उनके पास तो कोई भी फ्यूल वगैरह होता नहीं। फ्यूल मीन्स जस्ट लाइक कैल्शियम, कैल्शियम मीन्स पोषण, ठीक है। उनके पास कोई पोषण नहीं होता है। तो जब बाइक में अगर जब तक पेट्रोल डालोगे नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? उसी प्रकार जब अधिवृषण में आते हैं तो अधिवृषण में आने के बाद अधिवृषण जो शुक्राणुओं को जो है कैल्शियम देता है, उसके बाद यह चल पाते हैं, गतिमान हो पाते हैं। अब देखिए शुक्र वाहिका तक आ गए, ठीक है। अब शुक्र वाहिका क्या करती है? शुक्र वाहिका शुक्राणुओं को वृषण से बाहर, वृषण से बाहर मीन्स यह है जो वृषण का अंतिम भाग जो होता है वो यही होता है। वृषण का अंतिम भाग जो होता है वो शुक्र वाहिका ही होता है। शुक्र वाहिका से ऊपर तो फिर वो पेनिस का एरिया शुरू हो जाता है। क्या जो वृषण का जो एरिया है वो लास्ट यही है, वृषण का जो भाग है जो शुक्र वाहिका वृषण से बाहर ले जाता है। अब इसी में एक पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर वृषण का जो सिस्टम है वो पूरा खत्म हो गया, इससे आगे अब कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे अब आप कोई परीक्षा दे दो जाके। देखिए अब यहाँ से एक नया बिंदु डालेंगे, वृषण में एक नया बिंदु डालेंगे, एक नया टॉपिक है, शुरू कर रहे हैं। अब देखिए स्पर्म कहां तक आ गया हमारा बनके, स्पर्म हमारा बनके आ गया शुक्र वाहिका तक। शुक्र वाहिका वो है स्थान है वृषण का जो वह नली जहां से खत्म हो जाती है शुक्र वाहिका, वहां से फिर पेनिस का एरिया शुरू हो जाता है, मूत्र मार्ग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। मूत्र मार्ग के बाद बाहर स्पर्म रिलीज यहीं से होता है मूत्र मार्ग द्वारा, ठीक है जनाब। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है इसी में शुक्र वाहिका में।
शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका को काटने या ब्लॉक करने की प्रक्रिया को नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। देखिए ये जो स्पर्म होता है, वो सॉरी जो वृषण होता है उसमें कई नलिकाएं होती है, मैंने सब बता दिया है। अब जैसे कि आप मान लो अधिवृषण से ब्लॉक करते हैं, अधिवृषण से जब ब्लॉक करते हैं तो पूरा स्पर्म बन नहीं पाएगा, ठीक है। उससे आगे वाली नली अगर ब्लॉक करते हैं तब भी नहीं बन पाएगा। तो मैंने जब आपको बता दिया है डिटेल में कि यह वृषण का सबसे अंतिम भाग यही होता है शुक्रवाहिका। क्या होता है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका को जब यहाँ से काट दिया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? या ब्लॉक कर दिया जाए या काट के खत्म सिस्टम। अंदरूनी जो नली होती है शुक्रवाहिका, अगर उसको काट देंगे, वो है तो डॉक्टर लाइन की आगे की बात, लेकिन यहाँ नसबंदी तक तो पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए। तो उस काटने की प्रक्रिया को या फिर उसको पूरी नस को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, या तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए या काट दिया जाए। तो इन दोनों प्रक्रिया को, ऐसी दोनों प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नसबंदी कहा जाता है। इससे क्या होता है? पुरुष जो है फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ होता है। इसमें जो है प्रेगनेंसी वगैरह फिर नहीं होती। ये सारी चर्चा यहाँ पर हमने कर ली, ठीक है। अब देखिए क्या पॉइंट जरूरी है। अब ये सारे पॉइंट डाल के लिखेंगे, सारे के सारे पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्योंकि वृषण की तो कहानी हो गई खत्म, ठीक है। अब देखिए पॉइंट इसी में। अब देखिए स्पर्म तो बनेगा, सभी में बनेगा, वृषण में, ठीक है। जनन करने के लिए कितने वीर्य की आवश्यकता होती है और कितने शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है, वो चीज लिखिए। देखिए जनन करने के लिए, जनन करने के लिए या निषेचन करने के लिए, ठीक है, निषेचन लिख लो, चलो यहाँ पे निषेचन ठीक रहेगा। निषेचन करने के लिए 7 ml वीर्य की आवश्यकता होती है। वीर्य की 7 ml वीर्य की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब देखिए शुक्राणु कितने होने चाहिए, दिख रहा है बुढ़ जगह है, स्पेस भी, ओके। चलिए देखिए अब अगला पॉइंट, जनन करने के लिए निषेचन लिख लो, चलो निषेचन अच्छा रहेगा। निषेचन करने के लिए 5 लाख 5 लाख स्पर्म, 5 लाख शुक्राणुओं का होना आवश्यक होता है। अब देखिए जब अगर प्रेगनेंसी करानी है, सही ढंग से अगर प्रेगनेंसी करानी है तो क्या होना चाहिए? कम से कम 7 ml वीर्य, 7 ml होना चाहिए। और जो स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होते हैं, उनकी संख्या कम से कम 5 लाख तक होनी चाहिए। जो 7 ml वीर्य होगा उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, तब जाकर कहीं प्रेगनेंसी हो पाएगी। देखिए अब आप लोग ये कहते हो कि अब जो पढ़ाई हो, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे मेडिकल की बात कर लें
चाहे किसी बंडी एग्जाम की बात कर लें, आप लोग ये कहते हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये 5 लाख स्पर्म है, 5 लाख स्पर्म में से कोई एक ही प्रेगनेंसी कर पाएगा, बाकी जितने भी 4,99,999 जो स्पर्म बचे हैं वो मर जाएंगे। लेकिन फिर भी ये 500 लाख हो जाते हैं कि यही उम्मीद में कि शायद मेरे द्वारा प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, तो हार नहीं मानना है, स्पर्म से कुछ सीखिए कि जो है कंपटीशन, ये नहीं मान के चलते हैं कि कंपटीशन कितना है, बस अपना कार्य करना है हमें, बाकी सब भगवान के हाथ है। अगर आपके नसीब में होगा तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, यह सारी चीजें देख ली हमने। अब देखेंगे एक नए बिंदु की चर्चा कल। कब देखेंगे? एक नए बिंदु की चर्चा हम कल देखेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए बढ़िया करके, मन लगा के। इतनी स्पीड से लिखना है एग्जाम हॉल में कि जो आपके बगल में बच्चा बैठा हो वो आपकी कलम की रफ्तार को देख के रुक जाना चाहिए कि अब तो मेरा सिलेक्शन होने से रहा। ठीक है, तो क्या करना है, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। ठीक, चलिए अब मिलते हैं एक नई क्लास में कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ में कल आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ तरीका और ये क्लास अगर 1% समझ में आई है तो लाइक कर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और सभी अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, भाई बहन, बंधुओं, मोहतरमा मोहतर जो भी हैं सभी के पास क्लास को शेयर कीजिए। जो भी इसमें मेडिकल एंट्रेंस की किसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th क्लास में है तो वो लोग हमारी क्लास को उन तक पहुंचाइए ताकि उनका कुछ तो भला हो सके। अभी बच्चे क्या हैं, जुलाई के इंतजार में हैं, तो अभी जून की जस्ट स्टार्टिंग हुई है कल से। ठीक है, आज 2 जून है, तो आज से ही हम आप लोगों को इतना कवर करा के चल रहे हैं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ इतना आप लोग अगर कवर कर लें तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आप जाकर स्कूलों में मास्टर को ही पढ़ा के आएंगे जुलाई में, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल बेहतर नए कंटेंट और बेहतर क्लास के साथ में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल बायो वर्ल्ड को। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद जनाब।